Hello everyone, myself Sanjay Kumar. Here we are to discuss next topic which is dipole in uniform electric field. डायपोल के बारे में हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाला था डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट के ऊपर. अब पढ़ेंगे डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसको कैसे निकालेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो. वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. हमने मान लिया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या करना है, एक डायपोल को रखना है. मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक डायपोल को रख दिया, ये कुछ एंगल बनाते हुए. यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िए तो हमें पता है कि प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. यानी यहाँ एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू में E, इस डायरेक्शन में. नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है F इज इक्वल टू क्यू, इस डायरेक्शन में लगेगा. और हमने माना कि डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए रखा है. और इस डायपोल की डायपोल लेंथ सभी को पता है कितनी होती है, 2a. दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन. डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. हमने ये डायरेक्शन बना दी डायपोल की p की. अब देखो, पूछे नेट फोर्स ऑन डायपोल, F नेट ऑन डायपोल्स. डायपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स देखो, यहां लग रहा है QE इस डायरेक्शन में और ये लग रहा है इस डायरेक्शन में माइनस का QE. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0. इट मींस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स डायपोल के ऊपर क्या होता है, 0 होता है. अब हमें मैकेनिक्स से पता है कि अगर किसी चीज पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी. इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, वो भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे. ये कौन सा होगा, कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा. अगर नेट फोर्स 0 हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल होता है लीनियर मोशन के लिए, कोई मोशन नहीं करे. हालांकि इट इज इन मोशन, अगर ऑलरेडी इसके पास कुछ मोशन है, पहले से ही डायपोल है वो चल रहा है तो ये चलता रहेगा न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग. अगर ये रेस्ट पे है तो इसके पास कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. पूछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स क्या लगता है, तो नेट फोर्स लगेगा 0. अब आगे बढ़ते हैं, हमें तो निकालना है टॉर्क. टॉर्क निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया F इक्वल टू क्यू. तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास. अगर हमें कहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए तो बात बन जाए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है, क्या इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, देखो 90 डिग्री का एंगल बना दी. अगर मैं इस फोर्स को भी पीछे बढ़ा दूं, क्या इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये A नाम दे दो, ये B और ये C. यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BC. अब हमें BC चाहिए तो देखो, फ्रॉम ट्राइंगल ABC साइन थीटा क्या आएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2a. तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन थीटा. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई. फोर्स भी हमारे पास, तो टॉर्क होता है फोर्स है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा. अब हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू में 2a को एक साथ लिखो E साइन थीटा. Q इंटू 2a ये होता है डायपोल मोमेंट P. तो टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा PE साइन थीटा. वेयर थीटा इज द, थीटा को बता सकते हो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. की जो थीटा है वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है. यहां से कहे कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा. टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा है वो मैक्सिमम हो, यानी थीटा कितना हो, 90 डिग्री.
तो टो इज इक्वल टू आ जाएगा, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा पी इंटू में ई। मैक्सिमम टॉर्क तभी लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे हुए हो, उस दौरान में टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर पूछे टॉर्क है वो मिनिमम कब होगा, तो थीटा क्या हो जाए, जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क मिनिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कम से कम जो टॉर्क लगेगा। उसके बाद देखो ये टॉर्क है, टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो मैं इधर रख कर रहा हूँ इसको, बिल्कुल आसान टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इतना टो को लिख सकते हैं, टो इजल टू पी क्रॉस ई, ये है वेक्टर फॉर्म में। ये जो टॉर्क आएगा ना, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये टॉर्क हमेशा देखो पी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा या इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। अब कैसे निकालें, तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड रूल ये कहता है कि इन फिंगर को करो क्रॉस प्रोडक्ट करो कि इधर पी से ई, तो मैंने किया पी से ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इतना आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो आगे की कहानी। अगर ये पूछ ले डायपोल स्टेबल कब होगा, कई बार सीबीएसई इस क्वेश्चन को पूछती भी कि स्टेबल और अनस्टेबल बताओ, डायपोल कब होता है, किस कंडीशन में डायपोल स्टेबल होता है और किस कंडीशन में अनस्टेबल होता है। डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि जो डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब हो, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर हमने रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डायपोल रख दिया, यहाँ पे हमने रखा हुआ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डायपोल की डायरेक्शन देखो भाई, चलो ये माइनस है और ये प्लस है, क्या डायपोल है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या डायपोल की डायरेक्शन भी ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करे और वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले तो वो स्टेबल कहलाएगा, वरना नहीं। अब देखो मैं इस डायपोल को थोड़ा घुमा देता हूँ, घुमा के मैं यहाँ ले आया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इधर, और इस पे इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो क्या देखो ये डायपोल जैसे इधर गया, क्या ये इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन में, यानी कि अपनी पोजीशन को रीगेन कर रहा, तो हम कहेंगे डायपोल किस में है, स्टेबल में है। तो स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी थीटा क्या हो, जीरो। अब देखो अनस्टेबल, अनस्टेबल की कहानी होती है बेटा जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री। देख लो इसको भी देख लो, अगर ये अपनी पोजीशन रीगेन ना करे अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ प्लस क्यू चार्ज, ये डायपोल की डायरेक्शन होगी पी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, इस प्लस इधर ले आया डिस्प्लेस करके और इसको इधर थोड़ा सा घुमा दिया, देखो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इधर। अब देखो ये वापस नहीं आ रहा, ये क्या कर गया, रोटेट कर गया, तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के पैरेलल हो, अनस्टेबल जब होता है जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री। वेरी गुड। अब एक छोटा सा टॉपिक और, अगर डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है टॉर्क ऑन ए डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बना लो कहानी। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि सेपरेशन अलग अलग है, हमने इस डायपोल को रख दिया यहाँ, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ फील्ड E2 है। अब हमें डायग्राम से पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, तो क्या E1 इज ग्रेटर देन E2, तो देखो यहाँ फोर्स लगेगा QE1 और यहाँ फोर्स लगेगा QE2,
क्या हमें पता है ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, अपोजिट तो लेकिन इक्वल नहीं है। तो अगर मैं एफ नेट निकालना चाहूं तो क्या आएगा, क्यू ई वन माइनस का क्यू ई टू। तो एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू में ई वन माइनस ई टू। इसका मतलब नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहले कहानी थी आगे भाई, देखो नेट फोर्स जीरो है ही नहीं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहां फोर्स कुछ लग रहा है, यहां फोर्स कुछ लग रहा है। दूसरी कहानी अगर इसके देखें हम, यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो देखो ये क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा और रोटेट भी करेगा। पिछले वाले में क्या था कि ओनली रोटेशनल मोशन शो कर रहा था। एक एक नंबर का एमसीक्यू पैटर्न ये पूछेगा, अगर डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा किस टाइप के मोशन करेगा, तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा ओनली। लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल, दोनों टाइप के मोशन शो करेगा। ट्रांसलेशनल मतलब आगे भी चलेगा, रोटेशनल मतलब रोटेट भी करेगा। क्यों होगा, देखो मान लो ये और ये फोर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मान लो यहाँ 7 लग रहा है और यहाँ 5 लग रहा है, 5 और 5 तो इसको रोटेट करवाएगा, लेकिन ऊपर जो 2 एक्स्ट्रा बच गया इसको किधर लेके जाएगा, आगे की तरफ लेके जाएगा। तो ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन होगा डायपोल का, ट्रांसलेशनल नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल भी होगा। अब देखो आगे एक टॉपिक हमारा बीच में बच गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस चीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये इमेजिनरी क्राउड और स्ट्रेट लाइन होती है। यानी कैसी होती है, इमेजिनरी लाइन along which unit positive charge move freely। वो लाइन जिसके अलाउंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव करता है। एक पॉजिटिव चार्ज को रखो और वो जिधर भी जा रहा है उसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। ये इमेजिनरी लाइन है, यानी कि हम इमेजिन करते हैं, साइंटिस्ट ने माना है कि ऐसा होता है, हालांकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए इनको इमेजिनरी बोला। ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। देखो एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आ रहे और इसीलिए इनसाइड एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दूसरी बात, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, देखो कितनी निकल रही, 3, उतनी ही नेगेटिव में एंटर करेंगे, लेकिन तभी जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ऐसा तभी होगा अगर यहाँ से 3 लाइन निकल रही है और यहाँ पे 3 एंट्री कर रही है। अगर मैं इस चार्ज को Q1 मानूं और इसको Q2, तो मैं कह सकता हूं कि Q1 बराबर क्या होगा, Q2। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ये बताएगा उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती। अगले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब देखो जैसी शेप ऊपर की तरफ जा रही है एग्जैक्ट वैसी ही शेप नीचे की तरफ, यानी इसके दोनों साइड सिमेट्रिक लाइन बनेगी। ये लाइन जैसे ऊपर जा रही है वैसे ही नीचे जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, मैं एक डायग्राम बना दूं जैसे ये बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है बच्चों। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है और यहाँ पे फार अवे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, जितनी ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम से स्ट्रेट है, इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे के, यानी कि पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या कहता है, टू फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। पूछे रीजन, क्यों नहीं करती, रीजन जरूर पूछेगा। तो देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है और ये इधर आ रही है, ये E1 और ये E2, E1 E2। पहली बात तो ये समझो, जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, इसकी डायरेक्शन बताओ क्या होगी। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। यहाँ निकालनी, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ निकालनी, यहाँ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इन्होंने इंटरसेक्ट किया, मैं यहाँ डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ, ये लाइन इधर जा रही है तो क्या इसका टेंजेंट इधर बनेगा ऐसे, ये लाइन इधर जा रही है क्या इसका टेंजेंट ऐसे बनेगा। एक ही पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन बन रही है, दो डायरेक्शन बन रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगली प्रॉपर्टी देखें, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज उनको रिपेल कर देगा, यानी क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव चार्ज के पास से जा रही है वो उनको अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट और रिपेल होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, काफी प्रॉपर्टी वो भी पढ़ सकते हो। अभी कहते हैं एक चीज याद रखना, नोट करना, लास्ट चीज बता रहा हूं आज की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। ऐसा क्यों होता है, देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में दे दिया, जो कि इसके सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ई कोस थीटा इधर बनेगा और ई साइन थीटा इधर बनेगा। अब देखो ये ई कोस थीटा क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, मोशन में, और मोशन में आ गया तो वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ये बात ध्यान रखो, लेकिन ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और हम गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सोल्व करते रहिए, डेरिवेशन सोल्व करते रहिए। हैव ए नाइस डे।